गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सिक्स्थ क्लास जिसमें हम इतिहास हमारे अतीत का अध्याय 8 रीड कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस चैप्टर की जो हम रीडिंग कर रहे हैं बेटा, रीडिंग के साथ साथ हम जितना रीडिंग वर्क किए हमने किया है उसकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए हैं। आज जो हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बैरीगाजा के बाद, बैरीगाजा की जो कहानी थी उसके बाद का सिक्के। अब तक आप देख रहे हो कि ऊपर हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना कि उस समय नगरों में किस तरह के औजार, किस तरह के रहन सहन और काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना है। अब हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। देखिए यहाँ पर संपत्ति के आधार पर, ठीक है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। अब पुरातत्वविद कौन होते हैं बेटा? जो हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से संबंधित खोज करते हैं। वो व्यक्ति क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों की खुदाई करते हैं। जैसे हांसी का किला मैंने लास्ट वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ से भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो ऐसे ही उन लोगों को जो खुदाई करके इतिहास से संबंधित वस्तुएं निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वही सब लोग क्या कहलाते हैं? वही सब लोग पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो इन्हें, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में प्राचीन समय के हजारों सिक्के मिले अलग अलग स्थानों पर। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। अगर पुराने किस्सों की, सिक्कों की बात करें, सॉरी, सिक्कों की अगर बात करें सबसे पुराने की, तो वो आहत सिक्के होते थे। तो सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? आहत सिक्के। और ये कहते हैं कि लगभग 500 साल तक चले थे। अब ये होते कैसे थे, कैसे होते थे आहत सिक्के? देखिए ये आहत सिक्कों के उदाहरण है। आहत सिक्के क्या होते हैं इसके बारे में भी साइड में लिखा गया है, लेकिन हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। अब आहत सिक्कों को आहत सिक्का क्यों कहते थे? क्योंकि इन्हें आहत करके बनाया जाता था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार, गोल होते थे। मतलब वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकते थे, वो गोल भी हो सकते थे, ठीक है, वर्गाकार भी हो सकते थे जिसकी लेंथ ब्रेथ बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, और या फिर ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है। और या तो इनको क्या करते थे, जो धातु होती थी, मेटल्स होती थी, जैसे चांदी है, सोना है, उसको काट के, मतलब उसकी धातु को काट के, ठीक है, या फिर उसकी जो छोटे मोटे जो अंश बच जाते थे उनको गोल काट लिया या उनके टुकड़ों को बिल्कुल ऐसे बना लिया, इस तरीके से बनाया जाता था। अब हाथ कैसे होते थे वो पढ़ेंगे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब जो हमने समय के बारे में पढ़ा था कि ईसा मसीह का जन्म के हिसाब से जो ईसवी मानी जाती है और उससे पहले का ईसा पूर्व होता है, तो ईसा पूर्व से ये शुरू हुए थे और ईसवी में भी कुछ समय तक चले हैं। अब ये आहत वाला ठप्पे वाला सिस्टम आप ऐसे समझिए, जैसे कई बार हम, जैसे मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी है, या गिल्ली मिट्टी में जब आप मुक्का मारोगे ना, तो वो मुक्का क्या होगा, छप जाएगा। ऐसे ही जो सोने की एक छोटी सी, मतलब एक आयताकार या गोल सिक्का, प्लेन ले लिया, बिल्कुल प्लेन होता था वो, उसके ऊपर बड़ी मशीन से एक छाप मारी जाती थी, उसका निशान उसमें पड़ जाता था, तो इसलिए वो आहत कहलाते थे, ठीक है, ठप्पा मारा जाता था उसके ऊपर। तो इस तरीके से होता था। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, मान लो हमारे घर में बर्तन होता है, कोई गिलास वगैरह या कटोरी वगैरह है, उसके कहीं पर कोई लग जाता है, कुछ ईंट वगैरह लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो टूटता तो नहीं है लेकिन अंदर की तरफ खिसक जाता है, वो धंस जाता है, ठीक है। तो वो सेम ऐसे ही क्या होते थे, अलग अलग तरह के डिजाइन किए होते थे।
लोहे के ऊपर, और उन्हीं उनको फिर जोर से इनके ऊपर मारा जाता था प्रेशर के साथ, और ये उसके ऊपर छाप छोड़ देते थे, जैसे चांदी है, सोना है, तो उस तरीके से इनको तैयार किया जाता था। आगे रीड करते हैं। विनिमय के साधन। देखिए विनिमय क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता है। आज आप कोई भी चीज खरीदते हो बाजार से, आप देखते हो आपको हर चीज के बदले में पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले वस्तु विनिमय पद्धति थी। वस्तु वस्तु विनिमय पद्धति क्या है बेटा, वस्तु के बदले वस्तु। जैसे आपके पास गेहूं है और आपको मटके खरीदने हैं, तो आप गेहूं बेच दो कुम्हार को, ठीक है, और मटके खरीद लेते थे। ठीक इस तरह से कटिंग करवाने जाते हो, जो नाई होता था वो भी थोड़े बहुत गेहूं लेकर या चावल कोई ना कोई सामान लेकर आपके बाल काट देता था। तो इस तरह से वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, ठीक है। तो उस समय भी नियम के विनिमय के साधन क्या थे, वस्तु ही थी बहुत जगहों पर। ये नहीं, जरूरी नहीं था कि हर जगह सिक्के ही चले। आज आप देखो, आज तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वस्तु के बदले वस्तु। हर व्यक्ति अपने सामान बेचकर पैसे कमाना चाहता है, वो रुपए के रूप में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, न कि वस्तु, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। ये संगम साहित्य से एक छोटी सी कविता है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। यानी कि जो खेतों में धान है, यानी कि जो खेतों के सफेद धान है, वो गाड़ियों में लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रात पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागर यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। उस समय क्या होता था, देखो आज भी होता है, लेकिन उस समय इतनी ज्यादा मशीनें नहीं होती थी, तो समुद्र के आसपास ही नमक का उत्पादन किया जाता था। क्योंकि आपको पता है कि उसके पानी में नमक पाया जाता है, समुद्र के पानी में। और ये कैसे होता है, इसको इस पानी को मतलब समुद्र से बाहर आसपास के एरिया में इकट्ठा किया जाता है, और उसको धूप के हिसाब से सुखाया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो पानी धूप की वजह से ऊपर उड़ता रहेगा, और उसमें रेत सा बच जाएगा सफेद, वही नमक होता है बेटा, ठीक है। आजकल ये मशीनों से और अलग अलग तरीके से भी तैयार हो जाता है, लेकिन पहले बहुत ही साधारण तरीके होते थे। तो वो नमक जो था ना, जो नमक के सौदागर होते थे, वो अनाज लेते थे लोगों से, उस एरिया में जाके बेचते थे जहां अनाज मिलता था, बदले में नमक के बदले अनाज लेते थे। ऐसी अलग अलग चीजें होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब जो नगर था ना, अब ये हमने नगर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन और मेन बात यह है कि बहुत सारी एक्टिविटी भी होती थी नगरों में। बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटी, यानी कि गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, ठीक है। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मतलब लगभग 2500 साल से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर रहा है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट रहा, देखिए, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मतलब ये यातायात जो था, लोगों का आना जाना, और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे, उनके ऊपर स्थित था ये। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। मतलब क्या था कि जैसे मान लो आप, ये आपका मथुरा है, ठीक है। अब यहाँ से एक रास्ता तो पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, और एक रास्ता दक्षिण की तरफ जा रहा है। यानी कि ये यही दक्षिण भारत वाले लोगों को भी अगर आना जाना है तो इधर से आना जाना पड़ेगा, और इधर वालों को इधर जाना है तो इधर को, इधर वालों को इधर आना है तो ये भी इधर, ऐसे ऐसे वो यूज करते थे इनका, इन रास्तों का, ठीक है। इधर वाले इधर आते थे ऐसे। तो इस वजह से आगे शहर के चारों ओर किलेबंदी, वही किलेबंदी आप समझ ही चुके हो। जैसे ये हमारा मथुरा, और ये इसके चारों ओर बड़ी बड़ी किलेबंदी कर दी, यानी कि चार दीवारी ऊंची ऊंची खिंचवा दी। इसके अंदर, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। अब देखो, एक तो व्यापारियों के आने जाने का रास्ता हो गया यहाँ से, एक वैसे भी यात्री यहीं से निकल रहे हैं इधर से उधर जाने वाले, दूसरा
इन सब चीज़ों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट शहर, मंदिर बहुत सारे हैं, मंदिर होंगे तो इसका मतलब चढ़ावा भी ज़्यादा आएगा, चढ़ावा जहाँ ज़्यादा होगा यानी कि धन की समृद्धि होगी, धन जिस शहर में ज़्यादा होगा, हमला करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होगी और हमले से बचने के लिए फिर वहाँ पर किलेबंदी की जाती है। इसके अलावा जो किसान लोग थे और जो पशुपालक थे, वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए आस-पास के मथुरा के आस-पास के जो गाँव के लोग थे ना, वो क्या करते थे मथुरा में रहने वाले लोगों के लिए भोजन और अन्य तरह की चीज़ें तैयार करके वहाँ लाते थे और बेचते थे। ठीक है? और उसके साथ-साथ मथुरा मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। तो ये मथुरा के बारे में है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अंडरलाइन कर लेना बेटा ये। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है? इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। धार्मिक केंद्र अब आप जानते हो श्री कृष्ण का भी मथुरा से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। ठीक है? उसके अलावा यहाँ बौद्ध विहार है, जैन मंदिर भी है। ठीक है? यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस वजह से ये धार्मिक शहर भी है, व्यापार के हिसाब से भी बहुत अच्छा शहर है। ठीक है? उसके अलावा और अगर देखें तो कई ऐसे मतलब चीज़ें होती थी जिनकी वजह से कई शहर फेमस हो जाते थे, एक मुख्य केंद्र बन जाते थे। तो अलग-अलग वहाँ पर गतिविधियाँ होती थी, उन गतिविधियों की वजह से। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। वहाँ पर जो टूटे-फूटे जो खंड हैं, जो शिलाएँ मिली हैं, चट्टानें वगैरह उसमें मतलब जो पत्थर के टुकड़े मिले हैं, मंदिर वगैरह मिले हैं, उनमें कई तरह के अभिलेख लिखे मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख थे मतलब छोटे-छोटे, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं कि भी कौन क्या-क्या दान देता था। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख हैं। देखो इतने सारे लोगों के उल्लेख हैं यानी कि ये सब लोग भी यहाँ काम करते थे कहीं न कहीं। आगे शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार के बारे में यहाँ क्या बताया गया है? पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। 1 मिनट दीजिए हम ये टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है? कल हम इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो बिल्कुल फिनिश कर देंगे ताकि हमें हमारा जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट हो, ज़्यादा लंबा ना जाए। ठीक है? आज आप यहीं तक सिर्फ 2 टॉपिक रीड करेंगे। एक तो नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र और एक सिक्कों के बारे में। उसके साथ-साथ विनिमय के अन्य साधन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।